तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब धरती के टेम्परेचर में बढ़ोतरी। यहाँ पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ना मतलब तबाही तक ला सकता है। दुबई जैसी जगह जहाँ पे बारिश होनी ही बड़ी बात होती है, वहाँ पर एक दिन में ही 2 साल जितना बारिश हो जाता है और बाढ़ आ जाती है। और सऊदी अरबिया जैसी रेगिस्तानी कंट्री में बर्फबारी हो जाना। हमारे इंडिया में ही कुछ जगहों पे गर्मी में टेम्परेचर 50 डिग्री तक टच करने लगी है। राजस्थान के फलोदी में तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच गया। ग्लेशियर पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा है। तुवालू, मालदीव जैसे द्वीपीय क्षेत्र से लोग अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो गए क्योंकि उनकी जगह समुद्र में जाती जा रही है। तो इतने गंभीर मुद्दे पर हम आज डीपली बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का साइंस क्या है, ये हमारे लाइफ को कितना इफेक्ट कर रहा है और अगर हम इसको इग्नोर करते रहे तो ये हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। इवन इसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे कि इसके लिए क्या स्टेप लिया जा रहा है और आप क्या अपने तरफ से कर सकते हैं। तो बस आप इस वीडियो को लाइक करिए और हम शुरू करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सा मतलब है कि ये रहा आपका ग्लोब और इसका तापमान हमने बढ़ा दिया, मतलब धरती का टेम्परेचर बढ़ना, वार्म होना। अब देखते हैं इसका कारण क्या है। पहला बात तो जो भी कारण हो सब इंसानों का किया धरा है। तो सबसे बड़ा कारण है फोसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल। आपके पेट्रोलियम, ऑयल, गैस, कोयले, ये जितने भी चीजें हैं, तो जब हम इन सबको बर्न करते हैं तो इससे CO2 रिलीज होता है और ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। तो जमीन के अंदर दबे हुए कार्बन को निकालते हैं, उसको गाड़ी में डाल के धुआं उड़ा देते हैं और उस धुआं को सोखने वाले पेड़ को काट के उसी गाड़ी पे लाद के ले जाते हैं। तो लो भाई उसका परिणाम। इसी के साथ पशुपालन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे जितने भी जुगाली करने वाली मवेशियां होती है, मतलब मेरे साइड इसको पगुड़ी बोलते हैं, कुछ इस तरह का, जो कि इनके एक पाचन का प्रोसेस है और इस प्रोसेस में मीथेन गैस निकलता है डकार के थ्रू, पीछे से, इवन गोबर से भी रिलीज होता है। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई ये तो नेचुरल है, तू क्या मवेशियों को हटाने की बातें कर रहा है, कैसी बातें कर रहा है। तो इन सब पे चर्चा करेंगे हम आगे सॉल्यूशन वाले पार्ट में। फिलहाल आपको खुद पे ध्यान देना है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जिससे आपका गैस बने, यानी कि आपका पेट गर्म तो दुनिया गर्म। खैर जोक सपाट, इतना ज्यादा कुछ इफेक्ट होता नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली देखे तो ये सारी चीज तो हमारी वजह से हो रही है ना। तीसरा कारण जो है वो है वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब आप अपने घर से कचरे कहीं पे फेंक देते हैं तो वो डिग्रेड होता है नेचुरली, उस प्रोसेस में मीथेन रिलीज होता है। इवन आप नालियों में भी कुछ भी डाल देते हैं, वहाँ पे भी जब वो सड़ता है तो उसमें भी मीथेन रिलीज होता है। तो भाई कुल मिला के हम लोग रिपीट मोड में गलतियां करते जा रहे हैं और हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि सच में ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें हैं, आ गई है, इफेक्ट दिखा रही है। चलिए इसके पीछे का साइंस भी देख लेते हैं। आपको पता ही है कि हमारा पृथ्वी चारों तरफ से गैस से घिरा हुआ है और वो गैस का मात्रा कुछ इस प्रकार है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें से हम 2 गैस लेते हैं, एक CO2 जो कि 0.04% है और दूसरा गैस लेते हैं मीथेन जो कि 0.00019% है। अब आप बोलेंगे कि जब गैस इतना कम है तो काहे का गम है। अरे काहे की साइंस जानते हम है, बताते रुक। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होगा कि जो सन से लाइट निकलती है उसके रेज में इतना सारा चीज होता है कि अगर आपको डायरेक्ट दे दिया जाए तो आपको पता नहीं क्या क्या से हो जाए, ओजोन लेयर, ये वो बहुत सारे फिल्टरेशन है, आपको पहले से पता होगा। हम ग्लोबल वार्मिंग पे फोकस करेंगे। तो जैसे ही सन का लाइट पृथ्वी पे पड़ना शुरू होता है वैसे ही हमारी धरती धीरे धीरे गर्म होने लगती है और जैसे जैसे गर्म होती है वैसे वैसे अपनी गर्मी रिलीज भी वायुमंडल में करती है। ग्रीन हाउस गैसेस में तो वैसे बहुत सारे गैसेस है, पर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इनमें हीट को ट्रैप करने का गुण होता है। तो मतलब सूरज से रोशनी आ रहा है, धरती गर्म हो रही है, धरती हीट भी रिलीज कर रही है, लेकिन ये CO2 और मीथेन जो है उसके हीट को रोक दे रहे हैं। अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि 100% नहीं रोक देगा। 100% रुक जाए तो भैया आपका खड़े खड़े पॉपकॉर्न बन जाएंगे, बट ये नेचुरल प्रोसेस है और बहुत ही मेंटेन वे में होता है। इसी के कारण सूरज ढलने के बाद एकदम से टेम्परेचर डाउन नहीं होता है। इसी के कारण आपको रात में भी एक मेंटेन टेम्परेचर मिलता है और जो हमारी धरती है वो बहुत ही तेजी से ठंडा ना होने की वजह स्लो ठंडा होती है और तब तक धूप निकल आता है। सुबह सुबह तो बात खत्म, फिर से गर्मी, फिर से ठंडी, ये प्रोसेस चलता रहता है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसेस खत्म हो जाती है। ऐसे केसेस में ये होगा कि दिन में उतना ज्यादा गर्मी शायद आपको ना लगे, लेकिन रात को आपकी ठंडी ऐसी लगेगी कि आप जिंदा रहे तो सुबह मिलेंगे। धरती की बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगा। तब तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत मस्त चीज है, मस्त
गाड़ी में धुआं उड़ाते हैं, अपना भी साइलेंसर चालू कर देते हैं, गाड़ी का भी साइलेंसर चालू कर देते हैं। एक से मीथेन निकलेगा, एक से CO2 निकलेगा, बात खत्म। पर यहाँ पे बात यह है कि हमें ना ही इसको खत्म करना है और ना ही इसको बढ़ाना है, जैसा है वैसा मेंटेन रखना है। तो आप सोच सकते हैं कि नेचर अपने आप में कितने कैलकुलेटिव तरीके से चलता है, बिगाड़ तो हम रहे हैं। अब देखिए CO2 तो बहुत जगहों से रिलीज हो रहा है, जैसे कि फैक्ट्री, गाड़ियां, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी CO2 रिलीज होता है। लेकिन मीथेन तो ये बस पशुओं के मुंह चलाने से हो जा रहा है। ये इतना भी बड़ा मात्रा तो होगा नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें खड़ी कर दे। तो पॉइंट ये है कि डेयरी प्रोडक्ट का आप डिमांड देख लीजिए, अगर ये फुलफिल हो रहा है इट मींस दबा के पशुपालन हो रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले जो मीथेन होता है वो 25 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। मतलब 1 लीटर CO2 जितना हीट ट्रैप करेगा, उससे का 25 गुना ज्यादा 1 लीटर मीथेन हीट को ट्रैप करेगा। इसलिए ये भी एक कारण है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इफेक्ट पे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या क्या हो रहा है, और अगर हमारी हरकतें इसी तरह चलती रही तो और आगे क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहला जो इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो टेम्परेचर में बढ़ोतरी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, सबसे पहले तो उसमें यार सर्वाइव करना मुश्किल होता है, बाहर निकलने का मन नहीं करता है। यहाँ आंकड़े को देखें तो 2024 में 733 लोग हीट वेव के कारण मरे और 41,000 मामले नोट करे गए। बट ये तो इंटरनेट का डाटा है, हकीकत में इससे कहीं 4-5-10 गुना ज्यादा होगा। तो जैसे ही टेम्परेचर हमारे सहन शक्ति के ऊपर जाता है, हम लिटरली तड़पने लगते हैं। अब देखिए, सबके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि उसके घर में AC लगा हो, और सबके पास ये ऑप्शन नहीं होता है ऑफिस में या किसी ठंडे एनवायरनमेंट में बैठ के काम कर रहा हो। जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनको उन्हीं कड़कती धूप में काम करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो उनको भोजन नहीं मिलेगा। सबसे बड़े स्केल पे खेती होती है, तो खेतों में काम करना भी मुश्किल हो जाता है। जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने के बाद फसल भी सरवाइव नहीं कर पाता है। किसान का नुकसान भी आप छोड़ दीजिए, तो भैया उगेगा नहीं तो खाओगे कहाँ से। ऑटोमेटिक भाव बढ़ेगा, पैसे वाले खाएंगे और बाकी भूखे मर जाएंगे। खैर, ये तो बात रही मिडिल क्लास और उससे नीचे वाले लोगों की बात। तो थोड़ा पैसे वाले लोगों का भी हालत देख लेते हैं। तो सबसे पहला चीज आता है AC। आपके घर में AC लगा हो तो आपको नहीं पता कि बाहर कितना गर्मी पड़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर एकदम 50-50 जाने लगता है और आपको चाहिए 20। तो ऐसे में AC को भी काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि AC ठंडा जनरेट नहीं करता है बल्कि अंदर को हीट को ले जाकर बाहर फेंक देता है। अब ऑलरेडी बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो अंदर का हीट क्या ही फेंक पाएगा और कितना फेंक पाएगा। फिर भी आप अपने AC का पूरा औकात लगा देते हैं, तो AC बोलता है ठीक है सर, मैं कर दूंगा ठंडा, लेकिन बिल इतना खाऊंगा ना कि बिल देखकर दिल निकल जाएगा। भले हम अपने घर को ठंडा कर लेते हैं, लेकिन उसका नुकसान देखिए। सबसे पहले तो AC में जो गैस यूज होता है वो भी ग्रीन हाउस गैसेस होता है, वो भी लीक होते रहता है और वो भी तगड़ा ग्रीन हाउस गैसेस है। दूसरा, AC बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है, और बिजली अगर बनने में कोयला जैसी चीजें इस्तेमाल हो रही है, लो भैया और गर्म करो, टेंशन नहीं है। पर ये सब भी छोटी बात रही, थोड़ी मोटी बात करते हैं। जैसे ही धरती का टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलने शुरू होते हैं, और ये ग्लेशियर पिघल के सीधे समुद्र में मिलते हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता है। अब समुद्र का जल स्तर बढ़ना मतलब समुद्र के किनारे बसे जो भी लोग हैं उनके लिए मुसीबत आना। जो द्वीपीय क्षेत्र में लोग रहते हैं, जैसे तुवालू, आयरलैंड, मालदीव, इन्होंने देख लिया है बढ़ते जल स्तर को। जरा सोचिए कि आप जिस धरती पे रह रहे हैं उससे 1 फीट नीचे समंदर हो, ये कितना डेंजर हो सकता है। यही कारण है कि वहाँ से लोग पलायन होने को मजबूर हो गए हैं, धीरे धीरे हो भी रहे हैं, और धीरे धीरे बहुत सारे उनकी जगह समुद्र ने चपेट में ले लिया है। ऑब्वियसली इसके इफेक्ट पहले छोटे द्वीपों पे पड़ेगा, उसके बाद महाद्वीप। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा द्वीप पे रहता हूँ, मैं क्यों डरूं। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर मान लेते हैं कि पूरा ग्लेशियर पिघल गया तो समुद्र का जलस्तर 70 मीटर तक बढ़ सकता है। अब बताइए कि आप कौन से पहाड़ के चोटी से देख रहे हैं वीडियो। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. तो चलिए अब जलवायु परिवर्तन पे नजर डाल लेते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि मौसम का जो डेट है वो अजीब तरीके से शिफ्ट हो रहा है या श्रिंक हो रहा है। गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी आ रहा है, ठंडी का मौसम आने के बाद भी ठंडी नहीं आ रहा है, और फिर ठंडी ऐसा आ रहा है कि आपका हालत खराब कर दे रहा है। टाइम पे बारिश नहीं हो रहा है, देखते देखते फसल जल गया, और फिर बारिश ऐसा हुआ कि फसल बह के चल गया। दुबई जैसी जगहों पे जहाँ पे हैंडपंप पानी नहीं देता है, वहाँ पे एक दिन में 2 साल जितना बरसात हो जा रहा है, सड़क पे नाव चलने लग जा रहे हैं।
सऊदी अरेबिया जैसी जगह पे जहाँ पे लोग धूप और गर्मी से बचने के लिए कुछ इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, वल्ला हबीबी, उनके यहाँ बर्फबारी हो जा रहा है। चल क्या रहा है? देखिए ये सब इतना इंटरलिंक्ड है कि आप सोचने बैठिएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे बात कर लेते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अब ग्लेशियर का कलर कैसा होता है? जो व्हाइट बर्फीला इलाका, व्हाइट कलर जो है जिसपे सनलाइट पड़ती है तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर देता है, बहुत ही कम सोखता है। अगर वो पिघल जा रहा है तो वो क्या होगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, जो भी होएगा। वो सूरज के किरणों को ज्यादा अवशोषित करने लगेगा, जिसके कारण और भी ज्यादा गर्म होगा। इट मींस जो पिघलने का प्रोसेस है वो ऐसा लीनियर नहीं, ऐसा भागेगा। बट अगर बर्फ पिघल रहा है तो सिर्फ वो पिघल नहीं रहा है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें दबी हुई है, बहुत सारे गैसेस दबे हुए, वो भी धीरे धीरे वायुमंडल में रिलीज होता है। और ऐसे दबे हुए गैसेस मैक्सिमम जो होते हैं वो ग्रीन हाउस वाले ही होते हैं। वो और ज्यादा गर्मी बढ़ाएगा, और तेजी से बर्फ पिघलेगा, और गर्मी बढ़ेगा। बहुत सारा बात है सर। हम कोयला खोद के वहां से उसको जला देते हैं और उसमें से जो गैसेस निकलती है उसको भी वैसे ही खुला छोड़ देते हैं, वो भी रिलीज होते रहता है। तो ये सब बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है। देखिए कुल मिला के बात ये है कि हम वहां पे पहुंच चुके हैं जहां से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे हाथों से कंट्रोल चला जाएगा। And the results will be catastrophic. This is a climate emergency. इट मीन्स ह्यूमैनिटी अब इसको ब्रेक लगा सकता है और धीरे धीरे मेहनत करे तो इसको वापस रिकवर शायद कर ले। शायद मैं बोल रहा हूँ। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो आप लग्जरी कमाते रहो, एक दिन वो लग्जरी आपको सांस लेने में हेल्प नहीं करेगा। लेम्बोर्गिनी नाश्ते में खाओगे नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो मिट्टी गर्म हो जाती है और गर्म मिट्टी में खेती नहीं किया जा सकता। और हमारे पास उतने पानी नहीं है कि डाल डाल को ठंडा करते रहे। नदियां वैसे भी सूख रही है और जो है भी उसमें भी हम इतना गटर मिला दे रहे हैं कि वो पानी पौधे में डाल दो तो वो पौधा मर जाए। तो भाई आप पूरे सेक्टर को दबा के टाइट कर लो, ये खिसक जाएगा तो फिर कैसे सर्वाइवल होगा सर? तो चलिए आप देख लेते हैं कि हमारे तरफ से इसके लिए क्या एक्शन हो रहा है, हम पर्सनली क्या कर सकते हैं। जो चीजें ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है उसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? तो सबसे पहले सॉल्यूशन के नाम पे आपके दिमाग में आया होगा पेड़ लगाना। गुड, पर ग्रेट नहीं। पेड़ लगाने से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें कैसे भी करके कार्बन इमिशन को कम करना पड़ेगा। इट मींस जितना जल्दी हो सके हमें डीजल पेट्रोल से निर्भरता खत्म करना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में दो बात आ रहा होगा, या तो भाई ट्रक पार्क करके छोड़ दो तो फिर खाओगे कहाँ से, वही तो ट्रांसपोर्टेशन सबको संभालता है। दूसरा कि उसको इलेक्ट्रीफाई कर दो। देखिए कुछ गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई करना बहुत मुश्किल है। ट्रैक्टर जो होता है वो बहुत हैवी काम करता है, उसको बैटरी से नहीं संभाल सकता। ट्रक जो होता है 1500-2000 किलोमीटर का ट्रैवल करता है, उसके लिए भी बैटरी डाल के चलाना इतना प्रैक्टिकल नहीं है और सस्ता भी नहीं है। कार और बाइक में हम लोग कर ले रहे हैं और बहुत सही एडेप्टेशन भी आने लगा है। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारा जो रेलवे है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है। मतलब आपको रेयर ही कभी ऐसा दिखता होगा कि कोई इंजन धुआं देते जा रहा है। तो भाई रेलवे ने कह दिया कि भाई मुझे बिजली दो, मैं पॉल्यूशन नहीं करूंगा। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या आपकी बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज से निकल रही है? बात अपने देश की करें तो हम थोड़ा सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हमारा 71% बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज से आने लगा है। ये सच में बहुत बड़ा नंबर है। अगेन ये चीजें मौसम और चीजों के अनुसार थोड़ी बहुत बदलती रहती है। अब थोड़ा डीजल गाड़ियों की बात कर लेते हैं। तो डीजल गाड़ी इतना कैपेबल होता है कि आप उसमें वेजिटेबल ऑयल डाल के चला सकते हैं। अब आप लोग अपना ट्रैक्टर में सरसों का तेल डाल के एक्सपेरिमेंट कर दे, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली इसका एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बाद यूज किया जाता है। डायरेक्ट यूज करेंगे तो चल जाएगा लेकिन बिगड़ जाएगा। आपने बायोफ्यूल तो सुना ही होगा, जिसे इंजन के अकॉर्डिंग फिल्टर करके बनाया जाता है। बायो मतलब पौधे के उत्पाद से। आप हिस्ट्री में जाकर देखिएगा तो एक्चुअली खेती किया जाता था, उससे फ्यूल बनाया जाता था, फिर उसी को डाल के और फिर उसी मशीनों को यूज किया जाता था खेती। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ऑप्शन मिला तो यहाँ से छोड़ दी और खेती अगेन की खाना उपजाने के लिए होना चाहिए, डीजल पेट्रोल बनाने के लिए नहीं। वैसे भी उपजाऊ जमीन की कमी है। तो एक सीवीड बायोफ्यूल होता है जिस पे रिसर्च वगैरह भी हो चुका है। तो एक प्रकार का समुद्री घास है जिसका यूज तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल बायोफ्यूल बनाने में किया जा सकता है। दूसरे और किसी भी फसल के मुकाबले इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। इसमें जबरदस्त कार्बन सोखने की क्षमता होती है और इसे उपजाने के लिए आपका जमीन मांगा नहीं जा रहा है। समंदर यूज किया जा सकता है जो खाली पड़ा रहता है, जितना चाहिए उतना, मतलब 70% तो समंदर ही है। फिर हम उससे बायोफ्यूल बना के यानी कि डीजल बना के डायरेक्ट आपके ट्रैक्टर में डाल के और कल से खेती शुरू कर सकते हैं। ये इतना पॉसिबल है। पर आप लोग सोचेंगे कि फिर से तो तेल ही जलाना है, पॉल्यूशन तो हो ही रहा है। तो ध्यान दीजिए कि आप जो पॉल्यूशन करेंगे
वो फिर से वो घास सोख लेगा जब उसका खेती करेंगे फ्यूल बनाने के लिए तो, और वो घास बहुत जल्दी तैयार होता है और फसल के मुकाबले। तो बात ये है कि भाई इसका मेकिंग कॉस्ट कम से कम तो डीजल के दाम के बराबर तो उतारना पड़ेगा ना, ये मुश्किल बात। दूसरा ये कि छोटा मोटा चीज है नहीं, इसको या तो सरकार कर सकती है या तो बहुत बड़े बड़े बिलियनर्स लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी तेल का सप्लाई है जो सस्ते में मिल रहा है, तो कोई भी महंगा खरीदना नहीं चाहेगा, कोई भी अपना पैसा डुबाना नहीं चाहेगा। लेकिन देखिए इस चक्कर में हमारा धरती डूब रहा है। तो बस आप और हम देख सकते हैं, या तो फिर इस पे पूरा विश्व का मीटिंग होके लॉ वॉ लगा के कुछ और भी किया जा सकता है, हालांकि इस पे होते रहता है, या फिर दूसरा इंतजार करते हैं और बर्बादी होने पर फिर हम चलेंगे उसकी ओर। जैसे कोरोना के टाइम में सब लोग भूल गए थे कि क्या कमाना है क्या है, सब छोड़ छाड़ के गाँव में। अरे भैया, तो नेचर तो ऐसा दिखाता है कि पूछिए मत। दूसरा हम आ जाते हैं वेस्ट मैनेजमेंट पे। तो देखिए हमें थोड़ा सा कचरा को संभाल के यूज़ करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग तो अलग से मैटर है, हम उसको लेके पानी तक को पॉल्यूट कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट रहने लायक नहीं रह रहे, माइक्रो फाइबर हमारे खाने तक पहुंचने लगा है, सीरियस मैटर है। पहाड़ों से होती हुई स्वच्छ नदियाँ निकलती हैं और उसके किनारे शहर बस जाते हैं, शहर उसमें से पानी लेता है और उसको फिल्टर करके पीता है, उसको गंदा करके नदी में वापस छोड़ देता है, और वो नदी का पानी किसी गांव में पहुंचता है, वहां से लोग हैंडपंप से पानी पीते हैं, वहां पे लोग बीमार होते हैं, उनकी खेती खराब होने लगती है, उनकी जिंदगी खराब होती है। कुल मिला के करे कोई और, भरे कोई और, जिए कोई और, मरे कोई और, यही सब चल रहा है। बट कितना दिन। आप इस दिल्ली के कचरे के फेमस पहाड़ को देख सकते हैं, कचरे के ढेर के पास बसा है। इस इलाके में रहने वाले लोग न केवल साफ पानी बल्कि साफ हवा से भी महरूम है। हमारे घर में तो लमसम सब बीमार है। अब आ जाते हैं फार्मिंग पे, जहाँ पे पशुपालन के थ्रू चीजें हो रही है। देखिए सबसे पहले तो नॉनवेज होना ये एथिकली आपका आत्मा सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन चलिए इससे भी अगर आप आगे निकल जाते हैं तो आप नेचर के बारे में सोच सकते हैं। आप अगर 1 केजी मीट खाते हैं तो उसको तैयार होने में वो पशु ने पता नहीं कितने ज़्यादा घास फूस या इंसान के खाने वाली चीज़ें खाई होगी, तब जाके वो 1 केजी उसका एक मीट तैयार हुआ है जिसको आप खा रहे हैं, जिसको आपके एक समय के थाली का भोजन है। दूसरा, वो जुगाली का प्रोसेस में जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ वो अलग का। तो कुछ लोग ये भी लॉजिक देंगे कि भाई उनको नहीं मार के खाएंगे तो उनका तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। शेर का पॉपुलेशन बढ़ गया है क्या, हिरन का पॉपुलेशन बढ़ गया है क्या, भाई उनको संरक्षित किया जाता है, बचाने का कोशिश किया जाता है। तो कुल मिला के हम जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं ना, उसको हम अनएथिकल तरीके से ज़बरदस्ती पैदा करते हैं और उसको एक बहुत ही क्रूएलिटी के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू हम अपनी यूज़ के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं और अंत तक मार वार के खा जाते हैं। ये तो खैर दूसरा मैटर है, बट आज हम नेचर के व्यू से भी देखें तो ये सही नहीं है। वेजिटेरियन होते हैं, वीगन बनते हैं, तो ये नेचर के पर्सपेक्टिव से भी आप एक अच्छी चीज कर रहे हैं। बाकी आपका हेल्थ और मेंटल बेनिफिट वो अलग चीज है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि एक जिम्मेवार और जागरूक नागरिक बनिए, कंजम्पशन, ज्यादा कंजम्पशन से बचिए, जरूरत भर चीजों को यूज करिए, पेड़ वगैरह लगाइए। अवेयरनेस के लिए ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। बाकी आप नीचे अपना ओपिनियन भी लिखिए और भी बताइए कि इस तरीके का टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं क्या कैसा टॉपिक, थोड़ा बातचीत करिए, मुझे भी अच्छा लगता है। और बस अगर लाइक नहीं किए अभी तक तो बहुत मेहनत लगता है। लाइक बटन दबाते हुए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।